आज मेरे स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि शनिवार का दिन था। मेरे घर के बहुत सारे काम पड़े हुए थे। सबसे पहले पूरे घर की बारीकी से सफाई करनी थी और उसके बाद कपड़े धोने के लिए भी बहुत ढेर लगा हुआ था। शुरू दिन से ही यह सारे काम मैं शनिवार वाले दिन ही सर अंजाम दिया करती थी। जब कभी मुझे स्कूल कॉलेज से छुट्टी होती तो तब यह काम कर लिया करती थी। अभी मैं नाश्ता करके फ्री हुई थी जब दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरी नानी घर पर नहीं थे और मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही आदमी खड़ा था जो रोज़ाना हमारे घर में आता था और मुझे एक कार्ड देकर कहता कि आपकी पार्लर में बुकिंग है। मैं रोज़ाना उससे माफ़ी कर लिया करती थी कि मैंने किसी पार्लर में कोई बुकिंग नहीं करवाई है। वे वहाँ से चला जाता, मगर मम्मी का रवैया मुझे परेशान कर दिया करता था। माँ रोना शुरू कर दिया करती थी और मुझे तो यह बात समझ नहीं आती थी, तो उसमें इतना परेशान होने वाली और रोने वाली कौन सी बात थी। कपिल मिश्रा को भुलाने की बहुत कोशिश करती, मगर मम्मी थी कि उनका रोना रुकता नहीं था। एक ही बात कहती थी कि वह मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे, मुझसे दूर ले जाएंगे। मैंने नानी के तरफ हैरान नज़रों से देखती मम्मी किसके बारे में बात कर रही थी। कौन मुझे ले जाएगा? नानी ने कहा, कुछ भी नहीं है, यह तो ऐसे बहुत बोलती रहती है। उन दिनों मुझे स्कूल से छुट्टियां थी और हर रोज़ वह गाड़ी मुझे लेने के लिए आ जाया करती थी और हर रोज़ उस ड्राइवर को यह कहकर वापस कर दिया जाता था कि मैंने किसी पार्लर में कोई बुकिंग नहीं करवाई है। आपको यह बात समझ में क्यों नहीं आती? आप रोज़ाना क्यों आ जाते हैं? और हर रोज़ मम्मी बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती थी। यह सारी समस्या मेरी समझ से तो बाहर था। कोई समझ नहीं आ रहा था यह हो क्या रहा है। जब बराबर कई दिनों से यही समस्या होने लगा तो मैंने फैसला किया कि मैं इस बुकिंग पार्लर में ज़रूर जाऊंगी, मगर उसका मौका ही नहीं मिल रहा था। मम्मी हर टाइम मेरे पास ही रहती थी। अगर मैं पार्लर में जाने का नाम भी देती तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और फिर रोने लगती थी। मैं उनके रोने से बहुत ज़्यादा बौखला जाती थी, मगर साथ दिल ही दिल में मुझे शक भी था। आखिर जाकर देखूं तो इस पार्लर में ऐसा क्या है जो मैं इस पार्लर में गई ही नहीं तो कौन है जो मेरी बुकिंग करवा रहा है? कौन है जो यह चाहता है कि मैं इस पार्लर में जाऊं और क्यों? मेरे इस पार्लर में जाने से किसी को क्या फ़ायदा होने वाला है? यह मामला मेरी समझ से बाहर था। क्या करूं, किससे पूछूं? मैं इस पार्लर में जाना चाहती थी और इस बात की हकीकत तक पहुंचना चाहती थी, मगर मम्मी और नानी की वजह से मजबूर थी। वह मुझे बिल्कुल भी वहां जाने नहीं दे रही थी। उस दिन नानी घर पर नहीं थी और मम्मी अपने कमरे में सो रही थी। जब वह ड्राइवर आया तो मैंने फैसला किया आज मुझे देख लेना चाहिए कि आखिर में यह माजरा क्या है। मैंने वह कार्ड अपने पास रख लिया और एक दिन नानी और मम्मी को अपने दोस्त के घर जाने का बोलकर मैं उस पार्लर में चली गई थी। मैं देखना चाहती थी कि उस पार्लर में ऐसा क्या है। उस पार्लर आई तो मैंने देखा यह बहुत ही ज़्यादा महंगा पार्लर था और मैं यहाँ पर आकर पछता रही थी। अपने शक के हाथों मजबूर होकर मैं यहाँ आ तो गई थी, मगर यहाँ की सर्विस लेने की अगर मैं कहूँ तो मेरी औकात नहीं थी। मेरे पर्स में सिर्फ थोड़े से पैसे थे और अगर मैं यहाँ से कोई एक भी सर्विस लेती तो मेरे पास वापसी का किराया तक नहीं बचता। अभी मैं खड़ी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं आगे जाऊँ क्या, मैं वापस जाऊं? अभी मैं खड़ी कश्मकश में बीच में घिरी हुई थी कि मेरे पास एक लड़की आई और मुझसे पूछने लगी कि मैडम आपको कौन सी सर्विस लेनी है। मैंने उसके सामने उसके पार्लर का एड्रेस दिया और कहा हर रोज़ आपका ड्राइवर मुझे यह कार्ड देकर जाता है। मेरी बात पर वह लड़की बुरी तरह से चौंकी थी। उसने मुझे कहा अच्छा आप तशरीफ़ रखें। फिर उसने जल्दी से पार्लर बंद कर दिया और मुझे कहने लगी आप तो हमारे ख़ास कस्टमर हैं। मुझे वह और उसके साथ की एक और लड़की मिलकर मसाज रूम में ले गई। उन दोनों ने मुझे दाएं बाएं से इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे मेरे भाग जाने का हादसा हो। मसाज रूम पार्लर के सबसे आखिर पे था और अब मुझे अजीब से डर और घबराहट का एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने कल लड़कियों को कहा कि आपको गलत फहमी हुई है।
आप मुझे किसी और के धोखे में लेकर जा रही हो। मुझे घर वापस जाना है, मुझे देर हो रही है। मगर वह तो जैसे मेरी कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं थी। और फिर वह मुझे मसाज रूम में लेकर गई तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ उसने मुझे बौखला दिया था। वहाँ पर वही आदमी आया था और मुझे लगा कि वह मुझसे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने आया है। डर से मैं अपनी जगह पर सिमट कर रह गई थी। जमीन व आसमान मेरी निगाहों में घूम रहे थे। वह दोनों लड़कियां वहां से चली गई थी। उसने उस आदमी की निगाहों में बहुत डरावनी असर देखने को मिले थे। उस आदमी ने मुझे मेरे बीते हुए कल के बारे में बताने लगा। महीनों पहले उस आदमी से कब मिली थी मुझे समझ नहीं आता था कि जिंदगी सबकी ही मेरी तरह अजीब होती है। अधूरी ख्वाहिश, अधूरी ख्वाब, उन सब चीज़ों के साथ जीना कितना मुश्किल काम होता है वह लोग ही जान सकते हैं जो इस समस्या से गुजर चुके हैं। मैं बहुत नामी जानी जैसे अपने पापा के नाम के अलावा और किसी चीज़ की खबर नहीं थी। मैंने बहुत बार अपनी माँ से अपने बाप और उसके ख़ानदान के बारे में पूछा, मगर हर बार मेरी माँ मेरी बात को टाल दिया करती थी या फिर मेरे सवाल पर चुप रहा करती थी। मैं फिर माँ से मायूस होकर नानी की तरफ जाती थी। माँ और नानी दोनों के अलावा और किसी भी तीसरे रिश्ते को मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने आँख खोलते ही उन दोनों को ही अपने पास देखा था। माँ से ज़्यादा मैं नानी के करीब थी और अपनी हर बात नानी से किया करती थी। बचपन से ही माँ को एक ही हालात में देखती जा रही थी। वह अपने होशो हवास में नहीं रहती थी। नानी ने उनका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की और हमारे नानी के पेंशन से ही हमारा गुजर बसर होता था। पूरे नानी बिचारी सारा दिन लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। वह बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थी। मैंने अक्सर नानी को मम्मी के लिए छुप छुप कर रोते हुए देखा था। जब उनसे रोने की वजह पूछती तो वह मुझे टाल दिया करती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे जिनका जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं था। मम्मी तो ना जाने हर कौन सी दुनिया में ही गुम रहती, होश में कम ही पाई जाती थी, और जब होश में होती थी तो उन्हें मेरी बहुत फिक्र लग जाती थी। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मेरी कौन सी सहेली है, मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसके साथ क्या बात करती हूँ। मेरे स्कूल से आने के बाद उन्हें यह सारी रिपोर्ट चाहिए होती थी। शुरू में तो मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं आता था, मगर अब धीरे धीरे इस बात पर झुंझलाहट का शिकार होने लगी थी। और अब मैं 12वीं पास कर ली थी। हमारे घर के हालात अगर बहुत बुरे नहीं थे तो बहुत अच्छे भी नहीं थे। मैं जानती थी कि नानी बहुत मुश्किल से खींचतान कर गुजारा करती है, इसलिए मैंने उनके साथ फालतू किसी भी तरह की कोई फरमाइश नहीं किया करती थी। 12वीं के बाद नानी ने मेरा सरकारी कॉलेज में दाखिला करवा दिया था। वह मुझे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती थी और मैं भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, और नानी मुझे भरपूर सपोर्ट कर रही थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं था, उनसे जितना हो सकता था वह मेरे लिए करती थी। मुझे उनका भरपूर एहसास था। मेरा भी यह हक बनता था कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं, क्योंकि वह इस उम्र में भी मेरे लिए इस तरह से मेहनत कर रही थी ताकि मैं किसी काबिल हो सकूं। इसलिए मेरा भी फ़र्ज बनता था कि मैं उनकी सेवा करूं, उनके काम में हाथ बटाऊं। मुझे इस बात का एहसास होता था कि मुझे ज़िंदगी में अपने लिए और मम्मी और नानी के लिए कुछ करना चाहिए। मेरी नानी मुझे अक्सर समझाती थी कि मेरी यह हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम्हारी माँ पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सके, मगर उसने मेरी ख्वाहिश का इज्जत नहीं किया। यह बात कहने के बाद नानी बहुत उदास हो जाया करती थी। हमेशा ऐसा ही होता था। मैं अपने माँ बाप के बीते हुए कल के बारे में नहीं जानती थी। मुझे अपने माँ बाप और उनके ख़ानदान के बारे में कोई भी खबर नहीं थी, और जब नानी से पूछती तो वह उदास और ना जाने कौन सी दुनिया में खो जाती थी। मैं अपनी नानी को उदास नहीं देख सकती थी। मेरा जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो मेरे बहुत से अच्छे नंबर आए थे। नानी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पूरी होने से पहले तुम्हारी किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी और देखो आज किस हाल में है।
अब मैं चौंक पड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक यह पहली बार हुआ था कि नानी मुझसे मेरी मम्मी के बारे में, उनके बीते हुए कल के बारे में कोई बात करने लगी थी। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी ने क्या किया था। नानी कुछ कहते कहते चुप हो गई और फिर मुझे कहने लगी कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस बारे में जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी, ना जाने मुझसे मम्मी के बारे में क्या कहने लगी थी। दिल इसी तरह से पर लगाकर उड़ने लगा था। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैंने आगे की पढ़ाई प्राइवेट करने का इरादा किया। फिर मेरा इरादा था कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर लूँगी और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करती रहूँगी, क्योंकि मैं नानी पर अब ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती थी। पहले ही मेरी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा बोझ था। घर की सारी जिम्मेदारी उनकी थी। माँ की दवाइयाँ, हर चीज़ किस तरह से पूरी करती होगी। कई समस्याएं उनके आगे खड़े थे और वह अकेली जान क्या क्या करती। मगर जब नानी को मेरे इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, और मुझसे कहा कि तुम बस अपनी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म नहीं करना। मैं तुम्हें बहुत आगे देखना चाहती हूँ, तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। मैंने नानी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इतने ज़्यादा खर्चे को कैसे बर्दाश्त करेंगी, मगर उन्होंने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। सोचना तुम्हारा काम नहीं है, जैसे भी करूं यह मेरा फ़र्ज बनता है, मेरा तुम पर एहसान नहीं है। नानी की मोहब्बत अपनी जगह थी, मगर मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी पढ़ाई का उन पर बोझ नहीं डालूंगी। इसलिए मैंने एक लड़की के साथ मिलकर ट्यूशन सेंटर खोल लिया था और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। इस तरह से मेरी पढ़ाई का खर्च पूरा हो जाता था। नानी का बोझ काफ़ी हद तक कम हो गया था। नानी मुझसे गुस्सा थी, इस तरह से तुम कभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकोगी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और अपनी पोजीशन को बरकरार रखूंगी। आप तो उस हवाले से किसी तरह को किसी शिकायत नहीं होगी। मैंने फिर अपना वादा पूरा किया था और अपनी पोजीशन को बरकरार रखा था, और अब मैंने टीचर की डिग्री भी नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आई थी। इसलिए अब मेरा इरादा जॉब करने का था। मगर नानी अभी अभी इस हक में नहीं थी। वह चाहती थी कि मैं कम से कम और आगे की पढ़ाई करूं, मगर मैंने सोच लिया था कि मम्मी का भी अच्छी तरह से इलाज करवाना है और नानी की भी तो पूरी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त करते हुए बीत गई थी। उन्हें अब आराम और सुकून की ज़रूरत है। मैंने जॉब के लिए कई इंटरव्यू देने के लिए गई थी, मगर जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाती तो वह आगे से एक्सपीरियंस लेटर भी मांगते थे। मैं सोचती थी कि जब तक मैं जॉब नहीं करूँगी तब तक मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर कहाँ से आएगा। मैं एक फैक्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए गई तो वहाँ पर ऑफिस में 2-3 लोग बैठे हुए थे। एक 45 उम्र का था और 2 लोग जवान थे, और जिस बात पर मुझे हैरानी हुई थी वह उनका चौंकने का अंदाज़ा था। वह मुझे देखकर चौंक गए थे, जैसे मुझे देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए हो। उन्होंने भी इंटरव्यू देने से पहले मुझसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि मैं इससे पहले कहीं पर जॉब करती थी, मगर मुझे इस सवाल से इस तरह चिढ़ हो गई थी कि यह सवाल पूछते ही मुझे गुस्सा आ गया और थोड़ी बदतमीजी से बोल पड़ी। जब आप जैसे लोग नौकरी देंगे नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आप लोगों को तो शायद इंटरव्यू लेने का शौक़ होता है। जॉब तो आप लोगों ने पहले ही किसी को दे दी होती है। जब रखना ही नहीं होता तो आप लोग हम जैसे लोग का टाइम क्यों बर्बाद करते हैं? हमारी आंखों को ख्वाब दिखाकर, नई उम्मीद लगाकर और बगैर काम देखे किस तरह से कह देते हैं कि आप इस नौकरी के लिए अच्छी नहीं हैं। वह तीनों हैरत से हक्का बक्का बैठे के बैठे रह गए थे। एक आदमी जो थोड़ा कम उम्र का था वह भी मेरी बदतमीजी से गुस्से में आ गया था। हम दोनों में अच्छी खासी तकरार हो गई थी और फिर उसके बाद गुस्से में वहाँ से आ गई और मैंने फैसला किया था कि मैं अब किसी भी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में या किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाऊंगी। स्कूल में नौकरी कर लूँगी या फिर कोई हुनर सीख लूँगी, मगर आज के बाद मैं ऐसे किसी जगह पर जलील होने के लिए नहीं जाऊंगी। घर आने के बाद मैंने नानी को सबके बारे में बताया। नानी और मम्मी दोनों ही मेरे पास बैठी हुई थी और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, मैंने जब कंपनी का नाम बताया वह दोनों हैरान परेशान हो गई। यह सुनकर मम्मी यह तो बाकायदा हाथ पांव फूल गए थे। मैंने हैरत से उन दोनों को देखा। क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हैं? नानी ने खुद को
मुश्किल से संभाला और कहने लगी कि अगर तुम इसी तरह से हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े करती रही तो ऐसे कैसे काम चलेगा। खुद में थोड़ी बर्दाश्त पैदा करो, थोड़ा आराम से काम लिया करो। मुझे अंदाजा हो रहा था कि बात कुछ और है। उन्होंने तो मुझे यह कहकर टाल दिया था कि उन्हें यह बात बुरी लगी है कि मुझे किसी भी अनजान आदमी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वह क्या सोचता होगा। तुम्हारी परवरिश करने वालों के बारे में अब की बार मैं शर्मिंदा हो गई थी। मैंने नानी से माफ़ी मांगी। अचानक से मम्मी की तबीयत बहुत अजीब सी हो गई थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान नजर आने लगी थी और ऐसी समस्या उनके साथ कभी भी हो जाती थी। नानी मेरे सामने उनके साथ कोई बात नहीं की और उनका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं हैरान परेशान होकर यह सारी कार्रवाई देख रही थी। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया। मैंने यह सोचकर मैं हैरान हुई थी और उससे पहले तो कभी भी इन लोगों का रवैया ऐसा नहीं था। ना जाने अचानक से क्या हुआ था। शाम तक वह दोनों नॉर्मल हो गई थी। नानी ने मुझसे वादा कर लिया, मैं आज के बाद किसी से भी इस अंदाज में बात नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली थी। एक हफ्ता ही बीता था और शाम के टाइम अपने मोहल्ले की एक लड़की से पार्लर का काम सीख रही थी। उन्हीं दिनों वह गाड़ी रोजाना आने लगी थी और मैं मम्मी और नानी से छुपते छुपाते उस पार्लर में आ तो गई, मगर आप बता रही थी मेरे सामने वही आदमी था जिसके साथ मैंने चक्री में बदतमीजी की थी और मुझे लगता था यह अपनी बेटी का इंतकाम लेने के लिए आया है, मगर उसके चेहरे के असर कुछ और कह रहे थे। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। मेरी सारी बहादुरी हवा में उड़ गई थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बड़ी शिद्दत से अपने भगवान को याद करने लगी थी। यह टाइम जैसे भगवान ने स्वीकार कर लिया था। अचानक से मम्मी और नानी वहाँ पर पहुँच गई थी और उन लोगों के अंदाजा से ऐसा लग रहा था जैसे वह सब एक दूसरे को जानते हो। नानी इससे बहुत गुस्से से बात करती हुई आगे बढ़ी थी और फिर मुझे लेकर वहाँ से घर आ गई। पूरा रास्ता हम लोगों में से किसी ने कोई बात नहीं की। मैं जो चोर बनकर चुप से सर झुका करके बैठी हुई थी, मुझे उस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने मम्मी और नानी को बताए बगैर यहाँ आकर गलती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर घर आने के बाद भी मैं शर्मिंदा से इन दोनों से नजरें चुराए फिरती रह गई, मगर उन दोनों ने ही मुझसे कोई बात नहीं की। हैरत मुझे इस बात पर हो रही थी, यह लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे। वह इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक और उसका मेरी मम्मी और नानी से क्या मतलब था। 100 सवाल दिमाग में लिए मैं अपनी रोजमर्रा की रूटीन में ही बिजी रही थी। उस दिन मैं जब स्कूल से वापस आई तो घर में एक अजीब सी चहल पहल नजर आई थी। मैं हैरान परेशान होते हुए जब नानी के कमरे में गई तो वहाँ पर अजीब सी माहौल बना हुआ था। सब अनजाना चेहरा वहाँ पर मौजूद थे और कुछ औरतें थी जिन्होंने मुझे खुद के साथ लपेट लिया था। मैं मोहब्बत से उनकी तरफ देखकर हैरान परेशान रह गई थी। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग चले गए तो मैंने नानी से पूछा वह कौन लोग थे। नानी ने मेरे सर पर जैसे बम फोड़ने लगी और कहने लगी वह तुम्हारे दादीहाल वाले थे। मैं हैरत से उन लोगों को देखने लगी थी, मगर अब वह यहाँ पर क्यों आए और मेरे पापा कहाँ हैं। नानी चुप से सर झुकाकर बैठी रही, फिर कहने लगी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ के साथ घरवालों की मर्जी के बगैर शादी की थी और वह लोग उस शादी के हक में नहीं थे। ना ही उन्होंने तुम्हारी माँ को अपनाया था। तुम्हारे पापा को जायदाद से बेदखल कर दिया था। फिर शादी के 2 साल के बाद ही तुम्हारे पापा को कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज ने जकड़ लिया था और वह दुनिया से चले गए थे। तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ गया। तुम्हारे बाप के 2 भाई थे और उन दोनों ने तुम्हारी माँ से सारी जायदाद हड़प लिया था, जो कि तुम और तुम्हारी माँ उस जायदाद की हकदार थी। उन्होंने तुम्हारी माँ को धमकी दी थी कि अगर तुम्हारे माँ ने जायदाद का अपने हक के बारे में कोई बात की तो तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारे पापा के गम में ही तुम्हारी माँ को इतना पागल कर दिया और इसके गम में वह जिंदा होते हुए भी मुर्दों से बदतर जिंदगी जी रही है। तुम्हारे ददिहाल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ है। वह तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहते हैं और तुम्हें फिर अपने खानदान की बेटी स्वीकार करते हैं। मेरे लिए यह सब बातें परेशान कर देने वाली थी, मगर मुझे क्या पता था कि अभी यह सारी बातें होना बाकी है।
नानी ने बताया कि तुम जिस फैक्ट्री में नौकरी के लिए गई थी इंटरव्यू देने, वह तुम्हारे चाचा की फैक्ट्री थी, इसलिए तुम्हारी माँ डर गई थी वह कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। नानी ने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकती, और मेरा फैसला मेरी नानी और मम्मी की मर्जी में यह शामिल था। सारी जिंदगी मैं दोस्तों के लिए एक तरफ है कि पापा की दौलत जायदाद होते हुए भी मैं एक एक पैसे के लिए तरसते हुए जिंदगी बिताई थी। अब उस रुपये पैसे का मैंने क्या करना था? अब उन रिश्तों को मैंने क्या करना था? मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था और तमाम दौलत जायदाद लेने से भी मना कर दिया था। फिर नानी ने मुझे समझाया कि अपना हक छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है। फिर अपनी जायदाद तो अपने लिए ले लो। जिस फैक्ट्री में मैं नौकरी के हैसियत से गई थी, अब वो उस फैक्ट्री में मालिक की हैसियत से काम करने लगी थी। ददियाल वालों ने मुझे शादी के लिए बोलने लगे और अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे, मगर मेरी ना में हाँ नहीं बदली। मेरे पापा के साथ उनका खून का रिश्ता था। जब वह मेरे बाप की नहीं बन सके तो उन लोगों ने मेरा क्या बनना था? मैंने नानी की मर्जी से शादी कर ली थी और फिर अपना बिजनेस अलग कर लिया था। अपने पति के साथ एक अलग जिंदगी बिताने लगी थी। यह थी आज की कहानी दोस्तों।